नमस्कार, मैं हूं अमित और मेरे जी, साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अम्बष्ट जी। आज इनसे चर्चा करेंगे पुलिस, कानून, पब्लिक और जनता के साथ जो पुलिस का संबंध है इसको लेकर। बहुत बहुत जी, स्वागत है सर आपका। जी। सर, ये पुलिसिया हिंसा जो है, सबसे पहले सर पुलिस की जो कार्य प्रणाली है इसको समाज को समझने की कितनी जरूरत है? समाज का एक अंग है पुलिस। और समझना तो चाहिए ही कि पुलिस के क्या अधिकार हैं और एक सिविलियन के क्या अधिकार हैं। ये अपने आप में एक अंतिम सत्य है कि रात को चैन से नींद से हम अपने घरों में इसलिए सो पाते हैं क्योंकि रात को पुलिस जगती है। अगर पुलिस सो गई जी, तो फिर हमको जगना पड़ेगा। ठीक बात। तो ये समाज से जुड़ा हुआ एक चीज है। जी, लेकिन कुछ कतिपय पुलिस विभाग में भी ऐसे लोग हैं जिनके चलते पूरा विभाग बदनाम है। तो इसलिए भी समाज को ये समझना है कि वास्तव में पुलिस के क्या अधिकार हैं और पुलिस के क्या दायित्व हैं। शक्ति को यदि नियंत्रित न किया जाए और वो अनियंत्रित हो जाए तो शक्ति शक्ति नहीं रह जाता, जी। फिर वो बर्बादी हो जाता है, विध्वंस हो जाता है, असामाजिकता में आ जाता है और स्थिति विस्फोटक हो जाता है। मैं इसी पर आ रहा था सर, ये जो जी हाँ। पुलिसिया हिंसा है जी हाँ। इसको आप कैसे समझते हैं और क्या जनता के हस्तक्षेप से इसको बेहतर किया जा सकता है, इसमें बिल्कुल, कुछ कमी लाया जा सकता है? बिल्कुल बहुत कमी ला सकता है। अपराध वहीं होता है या शोषण वहीं होता है जहां पर आपकी उदासीनता होती है, आपकी सक्रियता नहीं होती और आपका हस्तक्षेप नहीं होता। अपराध को आप सहते हैं इसलिए अपराधी बढ़ते हैं। अगर आप पलट करके प्रतिकार कर दें तो निश्चित तौर पर अपराधी अपराध करने में चूक करेंगे, जी, अपराध नहीं करेंगे। तो प्रश्न ये होता है कि जैसे पुलिस गलत काम कर रही है, आपको मालूम है, लेकिन आप कहते हैं अरे कौन उलझे कौन फंसे, अब तो हमारा समस्या खत्म हो गया, जाने दो। ठीक बात। तो अपन बर्दाश्त करते हैं पुलिस के अत्याचार को। तो पुलिस के अत्याचार को जब बर्दाश्त करते हैं तो जो अत्याचार करने वाला व्यक्ति है उसको अच्छा लगता है कि मैंने ये काम किया। मनोबल और बढ़ गया उसका। हाँ, अब उसका कोई विरोध नहीं, प्रतिकार नहीं है और उसको उस काम को करने के एवज में उसको नैतिक रूप से, दुराशय तरीके से या अनैतिक तरीके से लाभ होता है, तभी तो गलत काम को करता है। ठीक बात। तो इसका विरोध करना चाहिए। तो जनता यदि विरोध करने लगे, जिसके साथ गलत काम हो रहा है उसका तत्काल प्रतिकार करे और लिखा पढ़ी करे, शिकायत करे, कार्रवाई करे, तो निश्चित तौर पर उन पर भी अंकुश लगेगा जो पुलिस विभाग को बदनाम करते हैं पुलिस विभाग में रहते हुए। सर, ये संविधान की ऐसी कौन सी धाराएं हैं या ऐसा कौन सा कानून है जो पुलिस को बेपनाह हिंसा करने की ताकत देता है? कहीं नहीं देता। फिर पुलिस वाले इतना बेखौफ होके कैसे? क्योंकि हाई मन, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में ऐसा मान चुका है कि पुलिस जो है बहुत ढंग से अपराध करती है, बड़ा संगठित अपराध करती है। पुलिस की मनोवृत्ति, जी, पुलिस की मनोवृत्ति ऐसा है, संविधान ने कभी भी किसी को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया है कि वो दूसरों के प्रति कोई अपराध करे। और बल्कि हमारा जो संविधान है हमको संरक्षण देता है कि यदि आपके साथ किसी प्रकार का कोई गलत काम हो रहा है या आपके किसी अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको सुरक्षा और संरक्षा कैसे प्रदान किया जाए, ये प्रावधान है उसमें। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जो पुलिस के बारे में कमेंट्स किया है वो इसलिए कमेंट्स किया है क्योंकि ये मामला उनके पास गया है। जी, अगर मान लीजिए कि वो मामला पुलिस नहीं जाता, हाँ, अगर ऑनरेबल कोर्ट के पास में, ऐसा कोई कमेंट्स भी नहीं आता। जी, तो ये हमारे संवैधानिक रक्षा के लिए या संवैधानिक हमको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। जी, सवाल ये है कि हमारे यहाँ व्यवस्थापिका है, फिर कार्यपालिका है, फिर न्यायपालिका है। व्यवस्थापिका में जो हमारे सदन है, ऊपरी सदन, निचली सदन, हमारा विधानसभा, ये व्यवस्था को बनाते हैं लोग जी, कि यहाँ हमारा आचरण, व्यवहार, नियम, कायदा, कानून किस तरीके से रहेगा और हमको किस प्रकार का व्यवहार करना है और हम यदि इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे तो उसकी वजह में हमको दंड क्या देना होगा या हमको क्या प्राप्त होगा। ये व्यवस्थापिका का दायित्व है कि नियम, कानून, कायदा सब बनाए। अब जो नियम, कायदा, कानून बनाया गया उसका पालन कराने का जिम्मेदारी कार्यपालिका का है। तो कार्यपालिका का एक अंग है पुलिस। और कार्यपालिका जब सही तरीके से काम न करे तब उसमें हस्तक्षेप न्यायपालिका करेगा।
अगर कार्यपालिका अपने कार्यों का सभी तरीके से बहुत अच्छा कार्य करे तो न्यायपालिका की आवश्यकता क्या है? न्यायपालिका तो सिर्फ इसीलिए है। व्यवस्थापिका यदि अपनी व्यवस्था को बहुत अच्छी से करे और बहुत अच्छा नियम कानून बनाए तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका का क्या योगदान? तो जहां पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों विफल होते हैं वहां पर न्यायपालिका का अभ्युदय होता है और वहां पर उसको हस्तक्षेप करने की अधिकारिता प्राप्त होती है। ये प्रावधान है। सर, एक महत्वपूर्ण बात है पुलिस कस्टोडियल डेथ का। जी हाँ, अब बहुत से मामले आते हैं इसके। बिल्कुल आते हैं। अब जब पुलिस कस्टोडियल डेथ में एक गंभीर बात यह है कि थाने के अंदर हो रहा है या कस्टडी में हो रहा है, ना कोई सबूत है, ना गवाह तो मिलेगा नहीं, और सबूत मिटाने में पुलिस का कोई शामिल नहीं है। ऐसे में पीड़ित के पास क्या ऑप्शन बचता है? कैसे न्याय की उम्मीद करे? हो या पंकज बेग जैसा मामला है, आज तक न्याय नहीं हो पाया, आप भी जानते हैं इस चीज को। क्या पीड़ित के पास क्या विकल्प बचता है उसके लिए? देखिए, कस्टोडियल डेथ उसके संबंध में जो पुराना सीआरपीसी था या वर्तमान में बीएनएसएस जो बना हुआ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बना हुआ है, उसमें बहुत विशिष्ट प्रावधान है कि अगर पुलिस की अभिरक्षा के दौरान किसी की अगर मृत्यु हो जाए तो उसमें क्या कार्रवाई होगा। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि पुलिस विभाग जैसे पुलिस के कस्टडी में रहते हुए किसी व्यक्ति का हिरासत में रहते हुए मृत्यु हो गया, अब उसका जांच कौन करेगा? निश्चित तौर पर पुलिस विभाग ही करेगा। पुलिस विभाग में हर पद पर बैठे हुए व्यक्ति का, वो आरक्षक हो या उस क्षेत्र के आईजी तक हो गए, इनका सबका दायित्व निर्धारित है। दायित्व कहाँ निर्धारित है? पुलिस रेगुलेशन में कि किसके क्या दायित्व होंगे। अब प्रश्न ये होता है कि कस्टोडियल डेथ यदि किसी का हो गया तो उसमें इंक्वायरी करने का प्रावधान है। अब इंक्वायरी कौन करेगा? पुलिस विभाग ही करेगा। तो अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति या कोई संस्था अपने विरुद्ध ही जांच करके कोई प्रतिवेदन देगा? नहीं देगा। हमारे पास ऐसी कोई दूसरी एजेंसी नहीं है कि जो दूसरी एजेंसी उसको इंक्वायरी करके रिपोर्ट दे कि वास्तव में कस्टोडियल डेथ कैसे हुआ या क्या हुआ। अगर दूसरी एजेंसी को नियुक्त किया जाता है, निष्पक्ष यदि कहीं पर कोई व्यवस्था किया जाए तो भी साक्ष्य लाना, व्यवस्था करना, सारे चीज की जिम्मेदारी पुलिस के पास ही है। कहीं न कहीं पर से सारा का सारा सिस्टम पुलिस से प्रभावित होता है। इसलिए होता है क्योंकि हम पुलिस का उसी प्रकार से सेवा लेते हैं, हर जगह सेवा लेते हैं, हर व्यवस्था में सेवा लेते हैं। हमको यदि मंदिर में जाना है, वो हम वीआईपी हैं, तो हम सोचते हैं कि लाइन काट करके प्रथम पंक्ति में ले जाकर के पुलिस हमारा दर्शन करा दे। हमको हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर से दिखाना है तो हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस ले जा करके हमको सबसे पहले डॉक्टर से मिला करके हमारा इलाज करा दे। तो सारा का सारा चीज उस सिस्टम से प्रभावित है और उस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। समाज भी कहीं पे जिम्मेदार है? हाँ, नहीं, समाज नहीं है जिम्मेदार, समाज की जिम्मेदारी नहीं है, सिस्टम की जिम्मेदारी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि समाज के अंतर्गत हमारा बाकी चीज नहीं आता। समाज में हम आते हैं, आप आते हैं, सिविलियन आते हैं, जिनके पास किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, जिनके पास सिर्फ एक संगठन है और जिनके पास सिर्फ एक नैतिक दायित्व है। समाज के अंतर्गत वो लोग आते हैं। तो बाकी सभी लोगों की जवाबदेही समाज के प्रति होता है और समाज का दायित्व ये होता है कि वो नैतिकता को अपने समाज के अंदर बना करके रखे। ये दायित्व हमारे समाज के लोगों का होता है। लेकिन कस्टोडियल डेथ वाले मामले में हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि पुलिस स्वयं अपने विरुद्ध अपना जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। ऐसा नहीं होता। लेकिन बहुत सारे ऐसे मिसाल भी हैं कि नैतिकता के आधार पर या नैतिक रूप से अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन पुलिस के अधिकारियों ने किया है और कार्रवाई करने के उपरांत उन्होंने दंडित भी कराने के लिए प्रयास किया है और लोग और पुलिस अधिकारी दंडित भी हुए हैं जो कस्टोडियल डेथ के लिए जिम्मेदार है। बहुत कम ही होते हैं। नहीं, ये तो देखिए क्या होता है ना कि ये आपकी ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करता है। जो पीड़ित व्यक्ति है, जो उस हिंसा से प्रभावित है, उसका कहां तक यथेष्ट प्रयास है। बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता। हम सोचें कि पड़ोसी मरे और स्वर्ग हमको दिखे, ऐसा नहीं हो सकता। हम सोचें कि पंडित जी जाप करके, मंत्र पढ़ करके, पूजा पाठ करा के, हवन करा करके, यज्ञ करा करके हमको स्वर्ग दिखा दें, संभव है? ठीक है, नहीं है। बिना मरे स्वर्ग नहीं दिख सकता। तो ये जो चीज है, यदि आपको न्याय प्राप्त करना है
तो एक शाब्दिक रूप से एक हम लोग कहावत कहते हैं ना कि मैं न्याय के लिए अंतिम सीढ़ी अंतिम पायदान तक लड़ूंगा। तो लड़ने वाला बात कहां से आ गया न्याय के लिए? न्याय तो मिलने वाला चीज है। तो तात्पर्य सीधा है, अगर हम लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं कि न्याय के लिए हमको लड़ना पड़ेगा और मैं लड़ करके न्याय लूंगा, इसका तात्पर्य है कि उसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, अपने आप प्राप्त नहीं होगा हमको। ये है व्यवस्था। तो ये जो चीजें हैं, लेकिन लड़ाई का तरीका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर तरीका भटक गया तो फिर आप आतंकवादी घोषित करके और निपटा दिए जाएंगे। वो उसको न्याय का तरीका नहीं बोलते। न्याय का तरीका तो न्याय के लिए किताब लिखे गए हैं, संहिताबद्ध किए गए हैं, कानून का हर दृष्टिकोण और हर पहलू को संहिताबद्ध किया गया है, लिखा गया है, सारी प्रक्रियाएं बताई गई हैं। क्योंकि सामान्य सिविल कोड है ना, सबके लिए एक बराबर नियम कानून है। ठीक है। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के ऊपर जो भी कानून बनाए गए हैं वो प्रभावी हैं। तो सारे लोगों को एक रूपता के लिए एक ही रूप में आना पड़ेगा, इसलिए बनाया गया। नहीं तो फिर लोग अपने अपने तरीके से न्याय प्राप्त करने के लिए लड़ते। ठीक बात। तो ऐसा नहीं है। अगर नक्सलियों से पूछा जाए कि आप क्यों लड़ाई कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं है ना, क्योंकि वैसा प्रक्रिया और वैसा कोई परंपरा हमारे कानून या हमारे विधि में या हमारी प्रक्रिया में शामिल ही नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात है सर कि पुलिस को देखते हैं कि फर्जी प्रकरण में भी फंसा देती है। अब खुद को सामने वाले को निर्दोष करने में, साबित करने में कई साल लग गए, और निर्दोष साबित होने के बाद फिर वो मेरे साथ गलत हुआ उसकी अलग से लड़ाई लड़ेगा। बिल्कुल, है ना। ये जो दो चीजें हैं। बिल्कुल। अब सबसे पहले तो ये बताइए कि पुलिस अगर किसी को फंसाती है झूठे प्रकरण में, तो बचाव के लिए क्या उपाय है? बचाव के लिए सबसे पहले तो आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फंसाया गया है, तो सबसे पहले तो आपको डिफेंड करना पड़ेगा, अपना बचाव करना पड़ेगा उस मामले में, कि ताकि आप अभियोजित ना हो सके। क्योंकि पुलिस यदि आप कह रहे हैं कि आपको फंसा रही है, तो आपको अपना निर्दोषिता भी तो साबित करना पड़ेगा। क्योंकि आपको आपका निर्दोषिता साबित करने का अवसर न्यायालय में मिलेगा। और न्यायालय में जब आप इस बात को साबित कर देते हैं कि आपको विद्वेषपूर्ण तरीके से या बिना किसी युक्ति युक्त आधार के पुलिस ने उस मामले में अभियोजित करने के लिए फंसाया, ताकि आप दंडित हो सके, और आपने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जिससे बात प्रमाणित हो गया कि पुलिस ने गलत काम किया है, तो वो जो निर्णय पारित होगा जिसमें आप दोष मुक्त होंगे, उसके आधार पर, उसके कंटेंट के आधार पर आप उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध में कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें प्रावधान दिया हुआ है पुराने। सर एक चीज मेरे दिमाग में आता है, कर सकते हैं वाला बात है ना। मेरा कहना है कि अदालत के सामने ये बात आया कि निर्दोष था, इसको फंसाया गया था, फिर हम अलग से केस क्यों फाइल करें? अदालत उसी में कार्रवाई क्यों नहीं करती? नहीं करेगा। नहीं, उसके पीछे क्या टेक्निकल कुछ नहीं है। न्यायालय के पास जो मामला जाता है, न्यायालय को उस मामले में निर्णय करना होता है। अच्छा। तो न्यायालय के पास मामला ये आया जब पुलिस ने कोई अभियोग पत्र आपके विरुद्ध पेश किया कि ये इस अपराध का दोषी है, इसमें इसको इन धाराओं को तहत दंडित किया जाए। न्यायालय का ड्यूटी सिर्फ उतना है कि आपको उस मामले में दंडित किया जाए या न किया जाए। अब पता चला कि आपने केस को इस आधार पर लड़ा कि मैंने अपराध नहीं किया है, ठीक है। तो जब आपने इस आधार पर लड़ा कि मैं इस अपराध को नहीं किया हूं, तो आप उस अपराध से दोष मुक्त हो गए। अब आपको आगे कार्रवाई कराना है, तो आप उसमें इस आधार पर भी लड़ रहे हैं कि पुलिस ने मुझे इन कारणों से इस मामले में फंसाया। ये बात कौन कह रहा है कि मुझे इन कारणों से इस मामले में फंसाया? तो अब आप चाहेंगे कि पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई हो। तो पुलिस को दंडित करने के लिए कि इस आधार पर, इस कारणों से मेरे को फंसाया, उसको भी तो अवसर मिलेगा दंडित होने से पहले। अभी तो अभी तो विचारण इस लाइन पर हो रहा था कि आपको दंडित करें कि नहीं करें। अब आप चाह रहे हैं कि उसको दंडित हो, तो उसको भी अवसर मिलेगा, इसलिए आपको कार्यवाही करना पड़ेगा। सर एक चीज आता है, जैसे अदालत में कुछ मामले ऐसे आते हैं कि साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया या बाइज्जत बरी किया गया, ये दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि जो साक्ष्य के अभाव में बरी होता है वो मानहानि का दावा नहीं कर पाता है ना, और जो बाइज्जत बरी किया गया फिर वो मानहानि का दावा करता है। ये दोनों में क्या पेच फंसता है? ऐसा कोई बहुत बारीकी पेच नहीं है, लेकिन दोनों चीजों में फर्क है। बाइज्जत बरी के संबंध में न्यायालय को एक टीप लिखना पड़ता है, जो अभी आप कहे ना कि इस कारण से फंसाया गया,
ठीक, तो हम उस आधार पर केस को लड़ते हैं। तो उसमें लिखा जाता है, जजमेंट आता है, उसमें ये लिखा जाता है कि ये इन साक्ष्यों का परीक्षण किया गया, लेकिन ये साक्ष्य हमारे समक्ष उपलब्ध हुए। इससे इनका समीक्षा जब सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति जब अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए करता है, तो उसको ये प्रतीत हो रहा है कि ये मामला में इस तरीके से इसको अभियोजित किया गया। ठीक, तो वो जो मामला है उसमें आप उनको विद्वेषपूर्ण अभियोजन के संबंध में आप कार्रवाई करने के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पे जो मामला बनता है जिसमें साक्ष्य का अभाव है, मतलब अपराध तो हुआ लेकिन साक्ष्य का अभाव हो गया, कि साक्ष्य की कसौटी में केस को कसना चाहिए लेकिन वो कसौटी में नहीं कसाया, तो साक्ष्य के अभाव में खत्म हो गया। या युक्ति युक्त संदेह से परे मामला प्रमाणित होना चाहिए किसी को दंडित करने के लिए, मतलब संदेह नहीं होना चाहिए कि इन कारणों से भी अपराध नहीं हो सकता, इन कारणों से भी ऐसा नहीं हो सकता, इन कारणों से भी ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर किसी को दंडित करना है तो बहुत ही कॉन्क्रीट बेस होना चाहिए, बहुत ही ठोस दृढ़ता के साथ कोई चीज होना चाहिए। तो जब न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है सारे चीजों को देख मूल्यांकन करने के पश्चात कि नहीं, हम सारे विचारों को यदि इस्तेमाल करें तो ये विचार से तो लगता है कि अपराध किया, लेकिन बहुत सारे इसमें संदेह ऐसा है कि ये संभवतः अपराध नहीं किया होगा, तो इसको कहते हैं युक्ति युक्त संदेह से परे मामला प्रमाणित न होने के कारण संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जा रहा है कि ये सस्पेक्टेड है, इसलिए हम उसको दोष मुक्त करके छोड़ रहे हैं। ये संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद 368 है, जी हाँ, आपके हिसाब से क्या लगता है, इसका समाज के हित में उपयोग होता है या राजनीतिक दल के लोग अपने हित के लिए इसका उपयोग ज्यादा करते हैं? देखिए, तो परिस्थितियों के हिसाब से और जिस सरकार का गठन होता है, जनता की निर्वाचित सरकार होती है, उसका बहुमत होता है, वो अपने हिसाब से उसका संशोधन करते हैं। समाज के हित में भी होता है और राजनीतिक पार्टी के हित में भी होता है, दोनों बात है। लेकिन उसका भी समीक्षा होता है, क्योंकि ये तो कहीं पर लिखा ही हुआ नहीं है कि अगर मान लीजिए किसी दल का सरकार गठित है तो उसके जितने सदस्य हैं वो बाध्य ही हैं अपना मत देने के लिए उस संशोधन विधेयक में, ये तो कहीं प्रावधान ही नहीं है। ये तो नैतिकता है कि लोग देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप अगर मान लीजिए लोकसभा, या आपका इसको निचला सदन बोला जाता है, लोकसभा से यदि आप किसी प्रस्ताव को, विधेयक को आप पारित करा लेते हैं तो आपको ऊपरी सदन में जाना है, राज्यसभा में, और जब आप ऊपरी सदन में जब आप जाएंगे वहां पर तो ऐसा तो नहीं है कि आप ही के दल का बहुमत है, ठीक है। उसको इस तरीके से ऊपरी सदन को, राज्यसभा को बनाया गया है कि राज्यसभा की इधर संसद के सांसदों का जो सेवा काल है वो 5 साल है, लेकिन राज्यसभा का 6 साल उसके सदस्यों का, और 1/3 हर 2 साल में बदलते हैं। और वो जो राज्यसभा बनते हैं स्टेट के कोटा के आधार पर बनते हैं, और स्टेट के कोटा में जिस पार्टी की सरकार होती है वो अपना चुन करके भेजती है ना, उनका इलेक्शन होता है। तो वो बड़ा डिफिकल्ट चीज है उसको समझना। तो ये जरूरी नहीं है कि संसद में यदि आपका बहुमत है तो राज्यसभा में भी आपका बहुमत हो, ये संभव नहीं है। तो वहां से भी पारित होगा, पारित होने के बाद फिर तो राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा समीक्षा के लिए, तब जाकर के कोई विधेयक पारित होता है, कोई कानून बनता है। ये दोनों स्तर पर संभव है कि वो जनता के हित में भी होता है और पार्टी के एजेंडा में भी होता है। सर, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो बीएनएसएस की जो धाराएं लागू हुई है, इससे समाज को कितना लाभ होगा, समाज के लिए कितना लाभ है? समाज के लाभ के लिए ही बनाया गया है, लेकिन इसको दंड प्रक्रिया संहिता को विलोपित करके बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर देना कोई औचित्य नहीं था, पहला। दूसरा, सारी चीजों को रीशेड्यूल कर देना। हम 1860 से लेकर के 2024 तक हम उसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कितना? 164 साल। 164 साल, ठीक है। हम उसको उसी रूप में पढ़ते आ रहे हैं, उसी रूप में। और
उसके बाद हम अचानक से उसको पूरा रिशेड्यूल कर दे रहे हैं। हम जिस सेक्शन को, मतलब जिस बात को हम धारा 100 में पढ़ते थे दंड प्रक्रिया संहिता में, उसमें आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन उसको अब आपने 86 कर दिया। ये करने की आवश्यकता नहीं थी। आपको यदि संशोधन के उसको लाना ही था तो आप दंड प्रक्रिया संहिता में ही बहुत सारी चीजों को आप संशोधन करके उस स्वरूप में ला सकते थे, क्योंकि अभी भी दंड प्रक्रिया संहिता को अगर अपन देखेंगे तो उसको देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ 5% ही उसमें परिवर्तन है। 5% का हिस्सा ही, बाकी 95% वही है, वही का वही चीज है, वो कॉपी पेस्ट है। सिर्फ 5% को बदलने के लिए इतना आमूल चूल परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब क्या है कि 1 जुलाई 2024 के पहले के जितने मामले हैं वो दंड प्रक्रिया संहिता से संचालित होंगे प्रक्रिया। 1 जुलाई 2024 के बाद का जितना है वो BNSS से संचालित होगा। अब दंड तो 1 जुलाई 2024 तक का जो मामला है इसको भी समाप्त होने में आगामी 20 साल लगेगा। तो 20 साल तक दंड प्रक्रिया संहिता भी पढ़ना है और ये 20 साल तक कंटिन्यू हम BNSS भी पढ़ते रहेंगे। ये काम बढ़ गया अनावश्यक, अब ये बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया। तो ये चीजें, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसमें जो कुछ चीजों को सुधार किया गया है, कुछ चीजों को संशोधन के माध्यम से लाया गया, वो बेहतर है। क्योंकि वो जो दंड प्रक्रिया हमारा संहिता था 1860 में बना, फिर 1973 में उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुआ, क्योंकि समय के हिसाब से परिवर्तन चाहिए प्रक्रियाओं में। तो 1973 में परिवर्तन आया, बहुत सारी चीजों को हमने संशोधन किया, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता 1860 न होकर 1973 हुआ। 1973 के बाद फिर अभी हमने संशोधन किया, ऐसा नहीं है, बीच बीच में बहुत सारे संशोधन होते रहे हैं। उसमें हमने चीजों को डाला भी, हमने चीजों को निकाला भी उसमें से, लेकिन अभी हमने कहा कि नहीं, इसको पूरा कहानी खत्म करो, कॉपी पेस्ट करके हम दूसरा कानून बना दिया। ये जो चीज किया, तो अभी जैसे इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, हमारा लास्ट जो बहुत बड़ा संशोधन हुआ था 1973 में हुआ था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्रभाव नहीं था। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, सारा का सारा चीज, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, फ्रीक्वेंसी, वेब, सारा चीज हो गया। तो अब इस टेक्नोलॉजी में सारे क्राइम हो रहे हैं और हम चल रहे हैं उसी पुराने में। तो ये संभव नहीं था, क्योंकि ये चीज एडमिशेबल नहीं है। तो इस चीजों को स्वीकृत करने के लिए वर्तमान के आधार पर उसमें संशोधन करना आवश्यक था, जिसके हिसाब से किया गया, ताकि विवेचना में या पुलिस की कार्यवाही में या प्रक्रिया में थोड़ी सी कठोरता रहे, दृढ़ता रहे। तो उस दृष्टिकोण से इसको बनाया गया है। जी, इसमें एक चीज और है कि पुलिस को का जो अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है, बिल्कुल, इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? इससे जनता को फायदा होगा या राजनीतिज्ञों को फायदा होगा? जनता के हित में ही कोई भी काम होता है। तो पुलिस का यदि अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है, तो अधिकार क्षेत्र नहीं बढ़ाया गया है, पुलिस के दायित्व को सुनिश्चित किया गया है। अच्छा, दायित्वों को और दृढ़ता के साथ लाया गया है कि आपका दायित्व ये है। आप पहले ये कह करके अपने दायित्व से बच जाते थे, अब आप ये कह के दायित्व से नहीं बचेंगे, बल्कि इसके साथ आप इस दायित्व को भी पूरा करेंगे। ये चीज है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि अगर कोई चीज बना है तो उसका लाभ कौन ले जा रहा है? ठीक है। दूध गाय दे रही है, दूध हमारे घर में आ रहा है, अब उसको बिल्ली पी जा रही है, ये तो हमारा दायित्व है ना। अगर दूध, हाँ, कि दूध आया है तो हम उसको सुरक्षित करें। अब कहीं पर तो लिखा नहीं कि राजनीति एक चीज और फायदा उठाए जी, कि BNSS में ये जो 113 और 152 है, ये आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों वाला, कुछ जानकारों का ऐसा मत है कि इसमें थोड़ा शाब्दिक रूप से जो है ना, ये स्पष्ट नहीं है। इसका एक समुदाय विशेष को इसका काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, होता क्या है, कानून की जो भाषा होती है, जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उसका जो भाषा होता है, वो भाषा बहुत दृढ़ और बहुत ही कहना चाहिए कॉम्पिटेंट होता है। उस शब्द का क्या अर्थ निकलेगा ये परिस्थितियों के हिसाब से तय होता है। तो वो जब न्यायालय के समक्ष जब परीक्षण के लिए आता है, तब उसके
अर्थ निकलते हैं कि उसको किस व्यू में देखा जाए और किस स्वरूप में उसको कानून में उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि मैं अभी कोई व्यक्ति आए मेरे पास, तो मैं उसको मैं एक लाइन कहूं कि रुको मत जाओ, एक ही 3 शब्दों का है एक वाक्य, रुको मत जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि रुक जाओ, अभी नहीं जाना, मत जाओ। लेकिन उसी को परिस्थितियों के हिसाब से मैं उसको उपयोग करूंगा, रुको मत जाओ। ठीक है, बात बदल गया, बात अर्थ ही बदल गया। ठीक है। अब मैं किसी से कहूं कि क्या अब आप चोरी करना बंद कर दिए, क्या जवाब देगा? अब इसका जवाब आप हाँ में दीजिए या ना में दीजिए, दोनों में आप चोर हैं। ठीक है। तो ये जो है ना, ये शब्दों का खेल है और परिस्थितियों के हिसाब से इसका विवेचना होता है और परिस्थितियों के हिसाब से इसमें निर्णय आता है। तो वो चीजें उस रूप में स्पष्ट होने लगती हैं कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है। इसीलिए जो कानून है दंड जैसे हम लोग आईपीसी, अभी जिसको हम लोग बीएनएस बोलेंगे, भारतीय न्याय संहिता जिसको बोलेंगे, ये भी 1860 में बना और आज भी यथावत वही है कानून। बीएनएस तो हम बना दिए, लेकिन उसमें से भी 98% वही चीज है, सिर्फ 2% ही बदला। ठीक, लेकिन 1860 से कंटिन्यू उसको कानून के जानकार, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी उसको पढ़ रही है, लेकिन आज तक उसका अंतिम और निश्चयात्मक स्थिति किसी भी सेक्शन का नहीं है। परिस्थितियों के हिसाब से, समय के हिसाब से सब चीज बदल रहा है, और लेकिन कानून वहीं पर स्थिर है, उतने शब्दों में है। अगर वो 4 लाइन में लिखा है तो 4 लाइन में ही लिखा है, और उसके लिए 4000 लाइन से ज्यादा डिस्कस हो चुका, चर्चा हो चुका। लेकिन आज भी आप उसको पढ़िएगा तो फिर नया लगेगा। आप उसको 1000 बार पढ़ चुके हैं उसी 4 लाइन को, लेकिन फिर जब आप 1001वां बार पढ़िएगा तो आप जिस सोच के हिसाब से पढ़ रहे हैं वैसा ही सीन दिखाई देगा, वैसा ही समझ में आएगा। और तो यही कारण है क्या कि गरीब और अमीर में थोड़ा भेदभाव हो जाता है इस स्थिति में? कोई भेदभाव नहीं होता। सवाल है कि आप सर्विस क्या लेना चाहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। कानून को अमीरी और गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, ना उसमें परिभाषित है, ना ऐसा कोई विकल्प है कि गरीब के लिए ये विकल्प रहेगा, अमीर के लिए विकल्प है। बल्कि कानून के साथ में जो सहयोगी कानून और अधिनियम जो बनाए गए हैं और नियम बनाए गए हैं, वो गरीबों के लिए बनाए गए हैं, उसके सहयोगी, कि उनको न्याय मिले, उनको उपलब्धता मिले, उनके लिए ज्यादा सुरक्षित तरीके से कानून का लाभ प्राप्त हो, उनके लिए बना हुआ है। लेकिन प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि आपके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, तो आप किस लीगल सर्विस को लेंगे? और आप सबल व्यक्ति हैं, आप प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो आप किस लीगल सर्विस को लेंगे? सर्विस तो आपको लेनी पड़ेगा। आपको फीवर हो गया तो घर में, आप गरीब हैं तो घर में आप काढ़ा बना करके आप पी करके, या तुलसी पत्ता या लाल चाय बना करके पी करके अपने बुखार को गोलमरीच डाल करके समाप्त कर सकते हैं। लेकिन आज यदि अंबानी को बुखार लग जाए तो क्या होगा? पूरे हिंदुस्तान का जो मेडिकल साइंस है ये पूरा का पूरा रिसर्च में आ जाएगा। तो अब हम कहें कि गरीब के लिए बुखार दूसरा है, अमीर के लिए दूसरा है। बुखार वही है, ट्रीटमेंट अलग है। हाँ, आप लेना क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेना क्या चाहते हैं, नहीं सामर्थ्य क्या है, सामर्थ्य किस लायक, सामर्थ्य के हिसाब से। सर ये अभी जो बीएनएसएस का हुआ है, इसमें अन्य वर्ग जो है, जैसे महिलाएं हैं, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, इनको क्या सुविधाएं मिलेगी? उनके लिए ये किस तरह से बेहतर है? नहीं, किसी के लिए कानून सबके लिए एक बराबर है, उसके लिए किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है वर्ग विशेष के लिए कि ये वर्ग है तो इसके लिए कानून, ये वर्ग है तो इसके लिए कानून, ये वर्ग है तो इसके लिए प्रक्रिया, सबके लिए एक बराबर है वो। यही तो हमारे यहाँ के कानून की विशेषता है, और ये विशेषता हमारे संविधान से प्राप्त हुआ है कि सबके लिए समान। सर अभी वर्तमान में एक संशोधन हुआ है वक्फ बोर्ड बिल वाला। जी हाँ, इसके बारे में चर्चा करेंगे आप। समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा सर? अभी ये कहना चाहिए कि न्यायिक समीक्षा के अधीन है वक्फ कानून में जो संशोधन हुआ है, और इसका विरोध भी है, इसका समर्थन भी है। समर्थन करने वाले एक वर्ग विशेष हैं
इस कानून का भी विरोध करने वाले एक वर्ग विशेष हैं। सहमति जिस प्रकार से सरकार को बनानी चाहिए थे आम जनता के साथ, वो सहमति इसमें नहीं बन पाया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक हमारे यहाँ हम भारतीयों में है कि हम लोग कभी भी तथ्यात्मक चीजों पर न जाकर के एक व्यूमर पर जाते हैं। वक्फ अधिनियम में संशोधन क्या हुआ, अच्छे अच्छे जानकार या जो इसका समर्थन कर रहे हैं उन्होंने भी इसको नहीं पढ़ा है, और जो इसको विरोध कर रहे हैं वो भी नहीं पढ़े हैं। वो क्या है कि टीवी न्यूज देख करके, मीडिया इंटरव्यूज देख करके, किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा कहे गए बातों पर आकर के वो अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। पढ़ना तो चाहिए, पढ़ना तो चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है, पढ़ना चाहिए। किसी से पूछा जाए कि पुस्तक कहाँ है, कानून कहाँ लिखा है, तो किसी को पता नहीं है। और आप देखेंगे कि किताब ये है, मैं अपने पास रखा हूं, एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995, इसको वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बोला गया। ये कानून है। अब इस कानून को, और ये देखिए, ये 8 अप्रैल 2025 से प्रभावी है। अधिसूचना इसका जारी हुआ है 8/4/2025 को, अधिसूचना क्रमांक 1646 और। लेकिन इस कानून को पढ़ा किसने? अभी कोई पढ़ा ही नहीं है। सिर्फ एक व्यूमर चल रहा है कि नहीं साहब इसमें ऐसा हो गया, हमने टीवी इंटरव्यू में सुन लिया कि उन्होंने इस सेक्शन में विरोध कर दिया, हमने वहां सुन लिया विरोध हो गया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बहुत अच्छा कानून है, इस कानून में ऐसा हो रहा है। तो समाज को सच जानने का साहस नहीं है क्या लोगों के पास? वो सिर्फ कहीं सुनी बातों पे या तो कुछ डर जा रहे हैं, कुछ उत्तेजित हो जा रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, साहस सब है। क्या होता है कि जीवन जीने के लिए ही वो संघर्ष कर रहे हैं। जो कमजोर हैं वो अपने आप को जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो मध्यम वर्गीय हैं अपने रोजमर्रा और दिनचर्या में ही व्यस्त हैं, क्योंकि जिस जगह पर हम उस जगह को न खो दें। और जो बड़े लोग हैं ये और बड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साहस सब में है, लेकिन क्या है कि उनकी रुचि दूसरी है। उनकी रुचि इसमें नहीं है कि हमारा देश कैसे एकीकरण होगा, देश में शांति कैसे आएगा, देश में सामाजिक समरसता कैसे आएगा, गरीब दुखी लोग हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में कोई सोच उनके पास या कोई एजेंडा, कोई प्लान नहीं है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जब भी नए सरकार का गठन होता है तो हर नए सरकार कहता है कि हम वो सरकारी योजना बनाएंगे जो अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंच सके। हर सरकार कहती है। कहने का आवश्यकता क्या हुआ? ठीक बात है, क्यों हो सकता है कि आप यही कह करके सरकार में आए और फिर अगले बार जब दूसरा व्यक्ति आ रहा है तो वो कह रहा है यही बात, और आप भी यही कह रहे हो, और ये परंपरागत चला आ रहा है। स्थिति जहां की तहां। ठीक बात। अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजना पहुंच नहीं रही, अंतिम व्यक्ति को उसको लाभ मिल नहीं रहा। अब आप यही बात कह रहे हैं। आप कहते हो कि गरीबी अशिक्षा हम मिटा देंगे। गरीबी अशिक्षा जहां का तहां है, लेकिन हर सरकार का ही एजेंडा है कि गरीबी और अशिक्षा हम मिटा देंगे। हर सरकार का कहना है कि हम यहाँ पर सामाजिक समरसता ले आएंगे, लेकिन कहानी जहां का तहां है। इसका मतलब क्या है? स्पष्ट है कि आपकी कोई रुचि इसमें है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो समाज है, समाज हमारा निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, ये 3 वर्गों में बट गया। तीनों को अपना अपना एजेंडा प्राप्त है और उनको कोई सरोकार नहीं है। वोट देने के समय सिर्फ उनको सरोकार है कि कौन पार्टी क्या बोल रहा है, कौन पार्टी हमको क्या दे रहा है, कौन पार्टी क्या नहीं दे रहा है, किसका घोषणा क्या है। लेकिन वो घोषणा के अनुसार कोई कार्य कर रहा है ये नहीं पता। वोट देने समय मतदाता संगठित, अब वोट दे देने के बाद राजनीतिक दल संगठित, दोनों में फर्क है। और ये फर्क और रेखाई खत्म होता दिख नहीं रहा, इसीलिए ये स्थिति है। एक चीज अब आप और मेरे को बताइए, आखिरी में एक सवाल पूछूंगा जी, कि ये बीएनएसएस की धाराओं में और क्या संशोधन हो सकता है जिससे समाज और बेहतर हो सके? इसके बारे में तो कोई अभिमत दिया ही नहीं जा सकता, इसलिए क्योंकि अपन ऐसा कोई काम या ऐसा कोई बात या ऐसा कोई चर्चा ही क्यों करें
जिसका अधिकार क्षेत्र ही हमारा ना हो। कानून में संशोधन करने का अधिकार हमारे नहीं ठीक है, मैं आपके हाँ, विचारों की बात कर रहा हूँ। हाँ, कौन कर रहा है जो वो नहीं कर पा रहा है, सीधा बात ये है ही नहीं भाई। हमसे कोई सुझाव लेगा नहीं, हम सुझाव देंगे उसको कोई मानेगा नहीं। ठीक है ना, आप अपना सुझाव दे दीजिए, माने मत माने उसका अपना वो है। कानून एक बहुत विस्तृत चीज है, जी जी। बहुत विस्तृत चीज है, और कानून बनने के पीछे लोगों को नहीं मालूम, वो मैं बताता हूँ। जो कानून बनने की प्रक्रिया है ना, जैसे कोई भी कानून बनता है तो कानून कैसे बनता है। हमारा विधानसभा हो गया, या हमारा राज्यसभा हो गया, हमारा लोकसभा हो गया, एक कानून का जानकार सभा नहीं है ना। ये तो निर्वाचित संगठन है हमारा। हाँ, हमारे हमारे प्रतिनिधि हैं। लेकिन जब भी कोई कानून आता है तो उसके लिए हमारे यहाँ एक लॉ कमीशन बना हुआ है, जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं उनको मालूम है। भारत में एक लॉ कमीशन है। लॉ कमीशन में नॉमिनेटेड लोग होते हैं, वो जो अपने अपने कार्य क्षेत्र कानून के विशेषज्ञ, अपने अपने कार्य क्षेत्र के समाज सेवी, ये सारे लोग उसमें नॉमिनेटेड हैं, और बहुत पावरफुल एजेंसी है। और वो क्या होता है कि वो सारे कानूनों की समीक्षा करते रहती है, सारे कानूनों का, कि नया क्या जरूरत है, पुराना क्या जरूरत है, लिटिगेशन किस प्रकार से आ रहा है, लिटिगेशन और क्या बढ़ रहा है, और संभावनाएं क्या हैं, और ये अनुपयोगी कब है, ये उपयोगी कब है, और ये पर्याप्त उपयोगी है। इस प्रकार की चीजों पर लगातार रिसर्च होते रहता है। जैसे मेडिकल साइंस पे रिसर्च होता है, खेलों पर रिसर्च होता है, एजुकेशन पर रिसर्च होता है, तब तो सिलेबस चेंज होता है। उसी तरीके से लॉ पर लॉ कमीशन बना हुआ है। तो लॉ कमीशन रिसर्च करके अपना एक रिसर्च बिल देती है, और वो प्रस्ताव देती है। उस प्रस्ताव के आधार पर संसद में कानून को पेश किया जाता है। कानून को पेश करके फिर उसको लोकसभा से पारित करा करके राज्यसभा को भेजते हैं। राज्यसभा से जब अगर ध्वनि मत से पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति उसकी समीक्षा करा करके चाहे तो वो लॉ कमीशन से फिर से मांग सकता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है लॉ कमीशन, ये मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है कि 1836 में बना था, अंग्रेजों के टाइम पर। और इस लॉ कमीशन के भी जो जनक थे लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले ने लॉ कमीशन का नींव रखा था भारत में, और वो लॉ कमीशन अभी भी क्रियाशील है। और उसी लॉ कमीशन के अनुशंसा पर ही कोई भी कानून आता है। लॉ कमीशन का यदि अनुशंसा नहीं है तो कोई भी कानून विधेयक के रूप में पेश ही नहीं होगा। तो ये है, तो ये जो ड्यूटी है, क्या संशोधन करना है और क्या प्रतिस्थापित करना है और किस चीज को डिलीट कर देना है उसमें से, ये लॉ कमीशन की महती जिम्मेदारी है। और पहला कदम उसी का रहता है, तभी ये स्टेपिंग आगे बढ़ेगा। कदम नहीं तो कदम आगे नहीं बढ़ेगा। ये है प्रक्रिया। सर, एक एडवोकेट के नजरिए से पूछ रहा हूँ, समाज के बेहतरी के लिए आपके क्या विचार है? कैसे समाज को बेहतर बनाया जा सकता है? समाज को बेहतर तो बनाया ही नहीं जा सकता। समाज बेहतर बन सकता है अपनी सोच से, अपने कार्यों से, अपनी जागरूकता से। तो समाज को हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हाँ, हर व्यक्ति का। हम ये नहीं कह सकते कि हमको तो भगत सिंह चाहिए लेकिन बगल के घर में, ये नहीं बात बड़ा गंभीर हो गया। हाँ, कि एक आदमी बना नहीं सकता है जब तक कि सब प्रयास नहीं करेंगे। ये बहुत गहरा बात है, सबको मिलकर करना पड़ेगा। समाज का चीज ही वही है। व्यक्ति तो समाज का इकाई है जी। इकाई अपने आप में कुछ नहीं होता, नगण्य होता है, लेकिन जब इकाई मिल जाता है तो समाज का रूप धारण कर लेता है। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो चूंकि हमारा जो देश है वो संप्रभुत्व है, डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का तात्पर्य, संप्रभुत्व का तात्पर्य होता है कि भारत के संविधान ने ये अधिकार दिया है कि यहां जन्म लेने वाला या भारत का प्रत्येक नागरिक अपने आप में भारत में उत्पन्न होने वाले किसी भी पद के लिए अधिकारता रखता है और पात्र व्यक्ति है। तो हर चीज के लिए उसको अधिकार प्राप्त है। तो हमारे संविधान का पहला इकाई यहाँ का नागरिक है, और जो नागरिक है उसको ही सारे अधिकार दिए गए हैं।
कि वो यहाँ पर हर कार्य को कर सके, लेकिन अगर देश के नागरिक अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं करेंगे तो इस प्रकार की भ्रांतियां, इस प्रकार का असामाजिक वातावरण, इस प्रकार का विध्वंसकारी चीज या इस प्रकार का जो सामाजिक हम देख रहे हैं असमरसता उत्पन्न होगा ही। इसके लिए तो हर किसी का नैतिक दायित्व है। राष्ट्र हित का भावना होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति होना चाहिए, राष्ट्र एकीकरण की सोच होनी चाहिए, अखंड भारत का सोच होना चाहिए, तब तो देश आगे बढ़ेगा। हमारे आपके कहने से थोड़ी बढ़ेगा, हमारे आपके प्रयास से बढ़ेगा। कहने से अखंड कुछ नहीं भारत होता। की सोच होनी चाहिए। जी हाँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। आप सुन रहे थे एडवोकेट संजय अम्बष्ट जी को। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। किसी भी तरह के परेशानी या अनियमितता या मांग को लेकर अगर आप अपनी बातों को सामने रखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।